So friends, when we are talking about accumulated profits and losses, tell me, what do you understand or what are the examples of accumulated profits that you know? Accumulated profits का मतलब क्या क्या होता है? What are the examples of accumulated profits that you know? Please share on the chat box. Yes, very good. They are general reserve and reserve fund. Very simple. What is this logic of accumulated profits? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है. अकाउंट्स में हमने सीखा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कि लॉसेस अगर हमको दूर से भी दिखाई देता है तो तैयारी हम लोगों को पहले से करना चाहिए. तो बहुत बार क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, खासकर पार्टनर्स जो है, प्रॉफिट्स जितना मिला, ₹1,00,000 प्रॉफिट हुआ तो पूरा ₹1,00,000 बांट के नहीं लेते. वो लोग ₹1,00,000 में से ₹90,000 बांट के लेंगे, ₹10,000 फर्म में रखते हैं. ऐसा हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स फर्म में रखते हैं, आइदर इन द नेम ऑफ जनरल रिजर्व और इन द नेम ऑफ रिजर्व फंड, और देयर आर सो मेनी अदर नेम्स व्हिच आर पॉसिबल, and these together are called as accumulated profits. What are they called as? Accumulated profits. तो कभी कभी उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जो नेट प्रॉफिट आया है उसको भी कभी कभी बांटते नहीं है, उसको वैसे ही रखते हैं. तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको लाइबिलिटीज साइड में दिखा, कहाँ दिखा? लाइबिलिटी साइड में, तो उसको हम लोग बोलेंगे accumulated profits. एग्जाम्पल्स ऑफ accumulated losses. इसका एक ही एग्जाम्पल है 12वीं में, आपको हमेशा याद रखना है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. मतलब अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ है और वो अगर आपको दिखता है ऑन द एसेट साइड, then it will be called as accumulated losses. सिंपल सा बात है. ये जो कुछ भी प्रॉफिट जमा हुआ है, जो कुछ भी लॉस जमा हुआ है, किसने जमा किया है मेरे दोस्तों? It is accumulated by whom? It is accumulated by old partners. In our example, Mr. A and Mr. B. So इस पर पूरा पूरा अधिकार सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही है. तो मेरे दोस्तों, इफ एनी accumulated profits or losses are given in the balance sheet of old firm. Now what is the old firm? Old firm यानी old partners का firm. Then such accumulated profits or losses belongs to which partners? Old partners. Hence, it should be distributed amongst which partners, friends? Old partners. तो सवाल उठता है कैसे? In their old profit sharing ratio. तो क्या बोला मैंने? एकदम सिंपल सा रूल याद रखने का कि अगर जुना फर्म में जो अपने को क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें अगर कोई प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहीं पर भी दिया हो, ये सब का सब किसको बिलोंग करता है? इसके ऊपर किसका जवाबदारी है या किसका इसके ऊपर अधिकार है? तो ओल्ड पार्टनर्स का. तो क्या करना चाहिए? इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो अकाउंटिंग इफेक्ट हमको क्या करना है? अकाउंटिंग इफेक्ट, अगर आपको accumulated profits दिखाई दिया तो we have to transfer to partners capital account credit side and distribute amongst old partners in old ratio.
अभी हम लोग आंसर के बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, तो वहां पर अपने को पता चलेगा कि इस चैप्टर में भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना, फाइनल अकाउंट्स में जनरल रिजर्व आया तो बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में जाएगा। चैप्टर टू चैप्टर सेम चीज का अलग अलग इफेक्ट होता है मेरे दोस्तों। फाइनल अकाउंट्स में अगर ट्रायल बैलेंस में जनरल रिजर्व दिया तो आप कहाँ लिखते हो उसको? यू राइट इट इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कंफ्यूज मत हो जाओ। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आपको जनरल रिजर्व दिखा तो उसका इफेक्ट क्या बोलोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या बोलोगे उसको आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर किस में बांटने का? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। बोलो, सबको समझा क्या? चैप्टर टू चैप्टर आइटम्स का इफेक्ट्स बदलता है, ध्यान रखना। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस दिखाई दिया तो नेचुरली उसका उल्टा काम करो। कहाँ लिखो उसको? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। अगेन वापस क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ये वर्ड्स सब लोगों को समझ में आता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो एकदम सिंपल है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस। बैलेंस शीट में अगर आपको ये आइटम्स दिखता है तो उसको उठा के पार्टनर्स कैपिटल में लिखो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तीसरा हम लोगों ने एक और टॉपिक सीखा है, इसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या आप लोगों में से मैंने क्या एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में, याद है क्या? व्हाट वाज द रीजन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? मैंने एकदम सिंपल सा शेयर किया था कि हो सकता है जब ए और बी ने बिजनेस चालू किया हो, मे बी नॉट नाउ, 5 years earlier, 10 years earlier, तब नो प्रोजेक्ट, नॉट अबाउट डिप्रिसिएशन। मैंने बताया था लैंड का एग्जाम्पल। हाँ, डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोला था, करेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लैंड का दिया था कि समझो उस जमाने में ए और बी ने मिलके जगह खरीदा था, लैंड खरीदा था 1 लाख रुपए का। आज 20 साल हो गया बिजनेस कर रहे उन लोग, तो वो लैंड का वैल्यू नेचुरली इट मस्ट हैव बिकम एटलीस्ट 1 crore of rupees। कहीं पर भी कोई भी दुनिया के कोने में रहने दो, वैल्यू तो बढ़ गया है। तो नेचुरल क्या होगा? 1 लाख का अगर 1 करोड़ हो गया तो जो डिफरेंस है वो है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू विच पार्टनर्स अगेन? ओल्ड पार्टनर्स। इट बिलोंग्स टू विच पार्टनर्स अगेन? ओल्ड पार्टनर्स। वैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 5 साल पहले, आज एक्चुअली मार्केट में वो प्लांट खत्म हो गया है, नया अपडेटेड प्लांट आया है, लेकिन इन्होंने अभी तक वही प्लांट एंड मशीनरी चला रहे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका वैल्यू दिख रहा है 40,000, लेकिन मार्केट वैल्यू 0 है। तो नया पार्टनर आते वक्त वो बोलेगा जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है, वो सबको आप आज के तारीख के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ। So this process of revaluation is called as basically revaluation of assets and liabilities. कंसेप्ट समझा सब लोगों को? क्या बोला मैंने करके? एसेट्स कैसा है? जुना है। लाइबिलिटीज कैसा है? जुना है। उसको आज के तारीख में, क्योंकि पार्टनर आज आ रहा है तो आज के बाद जो होगा उसमें वो हिस्सेदार, इसके पहले जो फायदा नुकसान हो गया वो जुना लोगों का। So on the date of admission of a partner, the assets and the liabilities of the firm are revalued. For this purpose, a separate account called
as devaluation account, और इसी को एक और नाम है जो ज्यादातर एग्जामिनर्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन। मेरे दोस्तों समझ लो, फिर से बता रहा हूं, फर्म में जितने एसेट्स जितने लाइबिलिटीज है वो सब रीवैल्यू किए जाते हैं जनरली। अब ये रीवैल्यूएशन करेंगे तो किसी में फायदा होगा, किसी में नुकसान होगा, तो ये फायदा नुकसान रिकॉर्ड करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या है? बेसिकली इट इज रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों नाम याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट is operated by using the simple rule of nominal account। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, what is the rule of nominal account? What is the rule of nominal account? It is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। यहाँ पर हम लोग को इनकम एक्सपेंस होने वाला नहीं है, इधर अपने को प्रॉफिट लॉस होने वाला है। तो जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी हमको प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। Yes, very good. So the following adjustments are relevant। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं कुछ 6 एडजस्टमेंट्स देने वाला हूं, इसमें से जो आपको एग्जामिनेशन में एक या दो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। जैसे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट आता था, लगभग वैसे ही सीरियल नंबर एडजस्टमेंट आया तो नेचुरली हम लोगों को उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, और 2 इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। आप अभी जो सीखने वाले हो मेरे दोस्तों, वापस मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक चैप्टर में नहीं बल्कि 2 चैप्टर में काम में आने वाला। रिटायरमेंट डेथ नाम का जो चैप्टर है उसमें भी ये आपको काम में आएगा, इसलिए ध्यान से समझ के ले लो। एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्या एडजस्टमेंट दिया मेरे दोस्तों? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया, लैंड का वैल्यू बढ़ गया, मैंने बोला 1 लाख था, समझो 10 लाख हो गया, अभी ओरल बताने का है, 1 लाख था 10 लाख हो गया, तो 9 लाख रुपए से लैंड का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे? 9 लाख रुपया आप करोगे एड टू द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्या करोगे? एड टू द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो दैट मच अमाउंट 9 lakhs विल बी एडेड टू द एसेट, क्योंकि आपका एसेट का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। और दूसरा इफेक्ट मेरे को बताओ, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? इज इट प्रॉफिट और इज इट लॉस? आपको क्या लगता है? 100% इट इज अवर प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट आया तो मैंने आपको बोल दिया कि कहां पर उसको इफेक्ट देना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कहां देना है उसको? प्रॉफिट बोला तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बोलो इफेक्ट सिर्फ उधर पहले जो अपन करते थे तो फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से सोचते थे, इधर एडमिशन ऑफ पार्टनर के हिसाब से सोचने का है।
बोलो फर्स्ट एडजस्टमेंट सब लोगों को समझा क्या? क्या मैं सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ूं? सेकंड एडजस्टमेंट ऑब्वियसली क्या रहने वाला है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. Depreciation is a very simple example of decrease in the value of asset. अगर asset का value कम होता है तो naturally जितना कम हो गया क्या करने का? Less from asset. क्या करने का? Less from asset. और हम लोगों को लॉस हुआ तो अब लॉस कहाँ लिखोगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. सिंपल है मेरे दोस्तों. सो दिस इज हाउ एडजस्टमेंट्स विल कम इन दिस चैप्टर. तीसरा भी क्या आने वाला है? तो इट विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. सोचो मुझे किसी बैंक से मैंने लोन लिया है 50,000 रुपया और मेरे को बैंक से फोन आता है, सर आपने पिछले 6 महीने से लोन लिया है, कुछ भी पैसा भरा नहीं, तो उसके ऊपर ब्याज 5,000 रुपया आपको भरना है. मतलब जब आप पेमेंट करोगे तो 50,000 लोन और 5,000 इंटरेस्ट, यू हैव टू पे 55,000. मेरे को बताओ ये 5,000 मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सो ये मेरे लिए क्या है? लॉस. तो एसेट का वैल्यू बढ़ा तो प्रॉफिट, लेकिन लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा तो मेरे लिए वो लॉस होता है मेरे दोस्तों. इसीलिए यहाँ पर पहला इफेक्ट हम लोग लिखेंगे एड टू लायबिलिटी. बढ़ तो गया है लेकिन मेरे लिए लॉस है, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. सेकेंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट आ सकता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. वही मैं किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने गया, उसको देने का था 40,000. मैं बोला यार पेमेंट मैं एक साथ कर रहा हूं, मुझको थोड़ा सा डिस्काउंट दे. आई विल नॉट बी एबल टू पे यू 40,000 टोटल, मेरे को थोड़ा कम करो. बोलते हैं 2,000 रुपया कम दो सर. तो लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया. अगर लायबिलिटी का वैल्यू कम होता है तो मेरे लिए क्या है वो? इट इज अ प्रॉफिट. तो अभी तुम लोग को ध्यान में आ गया रहेगा, लायबिलिटी कम तो क्या करने का? तो लेस फ्रॉम लायबिलिटी. और प्रॉफिट है तो क्या करने का? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दिया हो, फिर से समझ लेना व्हाट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट. बैलेंस शीट में नहीं दिया है लेकिन एडजस्टमेंट में बोला कि देयर इज अ prepaid insurance of rupees 500 which is not recorded in the books of accounts. तो आपको याद नहीं था, आपने प्रीपेड भर के रख दिया है. तो फ्रेंड्स ऐसे टाइम पर आप याद रखना वो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ लिखोगे? यू विल राइट इट ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड. नेचुरली कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट. अब ये कौन सा बैलेंस शीट है सर? दिस इज अवर न्यू बैलेंस शीट. व्हाट डू यू मीन बाय न्यू बैलेंस शीट? नया पार्टनर आने के बाद फिर से एक नया फाइनल अकाउंट्स तो बनेगा यार, हम लोग नया बैलेंस शीट तो बनाएंगे उसमें. तो याद रखना, धीरे धीरे मैं आपको बताते जा रहा हूँ. आंसर में अभी मैंने आपको क्या क्या नया बनाने वाले हैं, आपको कुछ आइडिया है क्या मेरे दोस्तों? अभी तक क्या क्या बनाया अपन ने? चलो राइट डाउन. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी प्रिपेयर्ड न्यू? व्हाट विल बी आवर आंसर? Yes, we prepared revaluation account. Very good. Then we prepared partners capital account. And now we are preparing new balance sheet. So this will become your answer. This will become your answer. Three things are included in your answer for admission: revaluation account, partners capital account,
एंड न्यू बैलेंस शीट। अच्छा मुझे बताओ मेरे दोस्तों, ये अनरिकॉर्डेड एसेट आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? ये अनरिकॉर्डेड एसेट आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? नेचुरली सोचेंगे तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट बढ़ गया मतलब प्रॉफिट। तो सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कहां पर आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। वही अगर आपको समझो एक आधा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे दिया, there was an outstanding expenses, outstanding salary which was not recorded in the books of accounts, तो उसको लिखते वक्त you will write it in new balance sheet liability side, और because it is a loss second effect आएगा revaluation account debit side। बोलो सब लोग समझ पा रहे हो मेरे साथ में मैं क्या सिखा रहा हूं करके? रीवैल्यूएशन के साथ बस ये 6 एडजस्टमेंट आ सकता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बस काम खत्म। After recording all the above adjustments, revaluation account will be closed। क्या करने का? revaluation account close करने का। revaluation account close किया तो क्या मिलेगा? There will be either profit or loss on revaluation। प्रॉफिट और लॉस। फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट और लॉस पर अधिकार किसका है? दिस प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू, किसके ऊपर, किसको बिलोंग करता है ये मेरे दोस्तों? ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब ओल्ड पार्टनर्स का है, एंड हेंस इट मस्ट बी distributed amongst workers, old partners in their old ratio, and naturally transferred to partners capital account। तो accumulated profit loss और revaluation profit loss दोनों को भी हम लोग को ट्रांसफर करना है अमोंग्स्ट या डिस्ट्रीब्यूट करना है अमोंग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और ट्रांसफर करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो, इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? सो चैप्टर का सेकंड और थर्ड पार्ट आज मैंने कंप्लीट किया है।